पहले लेक्चर में हमने देखा कि हमने अगर कम्युनिकेशन करनी है तो उसका मॉडल होगा वो लेयर्ड हो, ठीक है। और अभी ये पढ़ा कि जो उसकी पहली लेयर होगी वो फिजिकल या एक्सेस लेयर होगी, ठीक। और उस पर आप किस तरह फ्रेम भेजेंगे, जो पैगाम भेजेंगे उसको हिस्सों में तकसीम करेंगे, फिर जो हिस्से कर रहे हैं उसमें जो पहला हिस्सा होगा उसकी अहम चीज़ें कौन सी होंगी। अब तक ये बड़ा खुलासा, और जो पहला हिस्से की जो अहम चीज़ें थी उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसमें एरर डिटेक्शन भी हो, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस भी हो, बॉडी भी आ सके और कहाँ से फ्रेम स्टार्ट होगी और उसकी इंडिकेशन भी हो सके। इन सब चीज़ों के मुख्तलिफ नाम हैं, क्लियर है। अब थोड़ा और एडवांस आके देखते हैं। हम फिर एग्जाम्पल ले रहे हैं कि किस तरह एक लैन के अंदर हम फर्दर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब लैन से हम किस पे जाएंगे, ये जस्ट एक ओवरव्यू है, ठीक है। हम डिटेल नहीं कि किसी प्रोटोकॉल को डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट मैथड पढ़ रहे हैं कि किस तरह कनेक्शन होगी और एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले लेक्चर में बेस बनाएंगे लेयर आर्किटेक्चर हो, दूसरे लेक्चर में बेस बनाएंगे फ्रेम्स हो, और फ्रेम के अंदर एक कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है उसको हेडर कहते हैं। अब ये बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक लैन है उसको कोई भी पैगाम कहीं से भी आ जाए उसको क्या कर सके, रिसीव कर सके। अगर एक लैन को कोई पैगाम कहीं से भी मिल जाए तो उसको डिकोड कर सके, उसको समझ सके। वो किस तरह का समझिए। लास्ट में मैंने ये बताया था कि जब हम लैन के अंदर होते हैं तो इसकी यही एग्जांपल है कि जिस तरह एक बंदा चाइनीज बोल रहा है वो चाइनीज को समझता है, फ्रेंच को नहीं समझ सकते। जैसे जब लोकल एरिया नेटवर्क पे होते हैं तो एक प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड लगा होता है, ठीक है, लेयर 1 पे, तो वो उसी जबान को समझ सकेगा। अगर वहाँ पे टोकन रिंग है तो वो टोकन रिंग को समझेगा, बस को नहीं समझेगा। द प्रॉब्लम है अगर एक बाहर से भी आती है इंफॉर्मेशन या पैकेट या फ्रेम तो वो उसके साथ किस तरह डील करेगा लैन में, उसको भी देखेंगे। उसकी पहले एक स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब इससे पहले हमने एक लैन कंसीडर की थी, अब कितनी लैंस आ गई? 3। अब ये 3 मुख्तलिफ लैंस हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई और स्टैंडर्ड है, यहाँ पे कोई और है, वहाँ पे कोई और है, ठीक है। वहाँ पे टेलीकॉम का था, उसका नाम रख दिया, यहाँ पे टोकन रिंग रख दिया, यहाँ पे हमने बस रख दिया। अब ये समझें कि वहाँ पे चाइनीज़ बोली जा रही है, यहाँ पे फ्रेंच बोली जा रही है, यहाँ पे लैंग्वेज बोली जा रही है, वो किसी की भी ज़बान नहीं समझेंगे। इसी तरह के उनके स्टैंडर्ड्स भी अलग है, उनके अल्फ़ाबेट्स भी अलग हैं। इसी तरह जब 3 डिफरेंट लैंग्वेज आपस में बात करेंगे, इसकी फ्रेम का साइज अलग होगा, इसका हेडर का शायद जिस तरह मैंने पहले बताया प्रीएम्बल वहाँ पे कुछ और हो, इसका प्रीएम्बल तो इसको समझने की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको कौन कंपैटिबल 3 डिफरेंट नेटवर्क, ये 3 डिफरेंट नेटवर्क है, एक नेटवर्क है, ये एक है, ये एक है। तो इनको 3 को कंपैटिबल बनाने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए। वो कौन सी डिवाइस हो सकती है? राउटर, ठीक है। राउटर क्या करता है, मुख्तलिफ लैंस को आपस में कम्युनिकेशन के लिए कंपैटिबल बनाता है। क्या करता है? कंपैटिबल बनाता है। तो ये आपस में वाया राउटर यूज होंगे और ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करने के काबिल हो जाएंगे। क्लियर है? अब कोई भी नोड, अब क्या करेगा राउटर कि यहाँ से अगर वो टोकन रिंग का हेडर लगा के भेज रहा है तो इसी वजह से हम राउटर को कौन सी डिवाइस कहते हैं? इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं। ये इसका हेडर उतारेगा और जहाँ डेस्टिनेशन होगा तो वहाँ भेज देगा। तो हेडर उतार के ये कौन सा हेडर लगाएगा? जो इधर लगा हुआ है टेलीकॉम नेट का हेडर, तो वो उसको उसी जो इसकी एग्जांपल ये है कि अगर यहाँ पे चाइनीज बोली जा रही है वो सारी ट्रांसलेशन करके रह देते उधर देखिए, इस तरह आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी। हम किसको डिस्कस कर रहे थे? फ्रेम्स को। तो मैंने ये बताना था लैन के अंदर जब 2 मुख्तलिफ लैंस आपस में बात करेंगी तो इस वक्त काबिल होंगी कोई उनके दरमियान इंटरप्रेटर भी हो। तो अगर हम फिजिकल एक्सेस लेयर की बात करें तो वो चीज़ कौन मुहैया करेगा? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जैसे मैंने कहा जब एक लैन के अंदर थे तो हम तो मैक की बेस पे आइडेंटिफाई कर रहे थे कि फलां यूजर का ये है नाम, दूसरे का ये है। लेकिन जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाएंगे तो ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। एग्जांपल देता हूँ, जब ये लोग आपस में बात कर, ये वाला किससे बात कर रहा था तो इसका हेडर तो नहीं चेंज हो रहा था, जो फिजिकल है वही रहता था ना। अब चूंकि तो सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही लैन में थे तो बात हो जाती थी,
इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जब लैन में हम बात करेंगे तो राउटिंग की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब हमें इसकी इंफॉर्मेशन इधर भेजूंगा तो पहली फ्रेम में सोर्स एड्रेस ये होगा, यही बात है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल थी कि फ्रेंच बोली जा रही थी, ये चाइनीज़ बोली जा रही थी, यहाँ पे आया उसने हेडर उतार दिया, मतलब चाइनीज़ का पूरी उतार दिया, सोर्स एड्रेस चेंज हो गया, सोर्स एड्रेस उतर गया। उसने इसको कंपैटिबल बनाने के लिए इथरनेट का हेडर लगाया, ठीक है। जब ये इथरनेट का हेडर लगा के आगे भेजता है तो सोर्स एड्रेस अब इसके लिए कौन सा होगा, राउटर होगा। इसका तो सोर्स वाला हेडर रिमूव हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे फिर फ्लैट एड्रेसिंग काम नहीं करती, इसलिए हमें जो वर्चुअल एड्रेस चाहिए होते हैं, तो उस वजह से हम एक नई एड्रेसिंग स्कीम लाते हैं जिसको आईपी एड्रेसेस कहते हैं। यहाँ क्लियर है? तो वो कौन सी लेयर पे होती है, फिर राउटर पे होती है, हम उसको देख रहा हूँ, उसको फिर आईपी को फर्दर डिटेल में बताएंगे। फिर हम ये देख रहे हैं इवन इफ वी हैव अ राउटर, तो अब लेट्स सपोज मेरा सोर्स यहाँ पे है और डेस्टिनेशन यहाँ पे है, तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की फ्रेम को भेजने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, एक तो हमें इस डिवाइस का नाम आना चाहिए, इसका एड्रेस होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन, उसका भी एड्रेस होना चाहिए, और इसके ऊपर और क्या होना चाहिए, जो उसके रास्ते भी बताए, ठीक है। यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जो इस लेयर पे और एड्रेसिंग की भी जरूरत है, क्योंकि अगर मेरा मैक चेंज हो रहा हो, मैक तो चेंज हुआ ना, तो यहाँ से जब ये यहाँ से यहाँ मैक तो चेंज हो गया, अब ठीक है मैच चेंज हो जाए, लेकिन दूसरा जो एड्रेसिंग कर रहे हैं कि दूसरी लेयर पे भी हम मैचिंग करेंगे। जब वो मैचिंग होगी तो कम्युनिकेशन होगी, तो हम क्या करते हैं कि लेयर 2 पे भी एड्रेसिंग रख लेते हैं, जो हमें सोर्स और डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करने में मदद देती है। तो फिर इस तरीके से आपकी कनेक्टिविटी होगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हेट्रोजीनिटी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। हेट्रोजीनिटी क्या होता है, अगर ये आपस के अंदर बात करेंगे इसको होमोजीनिटी कहते हैं, सारे एक ही लैन के ऊपर है, जब ये डिफरेंट लैंस आपस में कनेक्ट होंगी इसको हेट्रोजीनिटी कहते हैं। तो आपका हेट्रोजीनिटी का प्रॉब्लम राउटर सॉल्व करता है, ठीक है। और टेक्निकली देखें, हेडर्स में जाके देखें तो आईपी सॉल्व करता है कि आईपी आपको इस काबिल बना रहा है कि आप डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करने के काबिल, और ये होता है किस तरह, एनकैप्सुलेशन और वर्चुअल एड्रेसिंग। तो जब आईपी में आएंगे तो उसको देखेंगे तो ये क्लास स्टार्ट है। अब वो कह रहा है कि जो इंटर नेटवर्किंग हुई है, यहाँ पे देखिए दो नेट्स थे, तीन नेटवर्क थे। जब तीन नेटवर्क के अंदर आप कम्युनिकेशन करवाएंगे, ये दो के अंदर भी इसको आप क्या कहते हैं, इंटर नेटवर्किंग, क्या कहते हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है फ्रॉम अ डिजाइन पर्सपेक्टिव कि अगर आपको कहा जाए कि आप इंटर नेटवर्किंग को डिजाइन करें, फ्रेम तो हो गई, तो उसको डिजाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, उसी फ्रेम को किस तरह मॉडिफाई करेंगे। एग्जैक्टली वो रिफ्रेमिंग में वो सोर्स एड्रेस, आईपी एड्रेस वगैरह हम डालते हैं, ठीक है। क्या होगा, ये पहले आपका था, ठीक है। अब आप आईपी की इंफॉर्मेशन भी डालेंगे, एक नया एड्रेस डालेंगे जिसका नाम हमने आईपी रख दिया, ठीक है। और ये ऊपर से हायर लेयर का जो क्लिक इन्फो का डाटा था वो आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, अब आपकी पहले जो टेलीकॉम लैन था, मान लीजिए ब्लॉकेड था, यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर हो रही थी, ठीक है। अब अगर ये इंफॉर्मेशन चली जाए कौन सा यूनिवर्सिटी आफ्टर बाद, तो आईपी उसको इतना इनेबल करेगा कि मैं सोर्स और डेस्टिनेशन तक पैगाम पहुंचा सकूं। क्लियर है। उसका ये भी हुआ फायदा, ये जो हेडर है हर नोड पे उतरेगा, लेकिन ये वाला हेडर जो मेरा आखिरी डेस्टिनेशन है वहां पे उतरेगा, ठीक है। तो इसकी अच्छी चीज़ ये है कि अगर जो इसका जो हेडर है, अगर हम लेयर 1 पे देखें तो उसकी एड्रेसिंग और आईपी की एड्रेसिंग डिफरेंट है। इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों की एड्रेसिंग एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उसका ये मतलब हुआ अगर एक का नाम कुछ और है, दूसरे का नाम कुछ और है, ये आपस में मिक्सिंग का फॉर्मेट ही डिफरेंट है। वो 48 बिट है, ये 25 बिट, तो वही आप कह रहे इस तरीके से आप उसको डिज़ाइन करें। तो क्या होगा, अगर आप सोर्स पे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका सोर्स था, यहाँ से उसने एक्सेस करने की कोशिश की यहाँ पे, तो ऊपर से जब लैपटॉप पे क्लिक इन्फो लिखा
तो वो पूरा हेडर बन गया, ऊपर से ऊपर वाली लेयर आई, अब आईपी की इंफॉर्मेशन आई, फिर ये आई। जब ये यहाँ से निकलेगा इसके पास आएगा तो ये इसके हेडर को उतारेगा, अपना हेडर लगाएगा, अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा, तो वो सारा प्रोसेस बता रहा है ये आपकी कम्युनिकेशन किस तरह होगी, ठीक है। फिर वो राउटर इसको फॉरवर्ड कर देगा नया हेडर, कौन सा हेडर, अब यहाँ पे नई ज़बान बोली जा रही है, नई लिखने वाला चीज़ जो इथरनेट है, तो उसका हेडर लगा के आगे और अगर इसको हम किसी भी आईपी प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें तो इस तरीके से होगा, पहले एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, हम डेटा लिंक लेयर में, ठीक है, फिलहाल तो इस तरीके से पहले पैगाम होंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे ये पैगाम जाएगा, ठीक है, ये ऊपर से नीचे आएगा, यहाँ पे पोर्ट नंबर लगेंगे टीसीपी, जैसा कलर रखेंगे और ये इधर होगा, ठीक है, वाइट है तो वाइट होगा, टीसीपी पे ये कलर हो जाएगा, यानी कि पोर्ट नंबर्स लगेंगे, नेटवर्क लेयर पे आईपी लेयर पे ये लग जाएगा, फिर उसको डेटा लेयर पे आएगा तो बेस बन के आगे चला जाएगा, और डेस्टिनेशन पे क्या होगा, इसका उलट होगा, डेस्टिनेशन पे जब जाएगा तो सबसे पहले वो डेटा लिंक को खोलेगा, फिर आईपी को, फिर ट्रांसपोर्ट को, फिर एप्लीकेशन। यहाँ तक क्लियर? तो अब तक जो पढ़ा है जरा उसको हम समराइज करते हैं। यस सर। ठीक है, कि जब भी आप शेयरिंग करेंगे तो शेयरिंग के लिए जो मॉडल होगा वो लेयर्ड मॉडल होगा, और ये प्रपोज किया था विंडसर्फ ने, ठीक है। फिर मैंने ये बताया क्योंकि हम शेयरिंग स्मॉल एरिया से लार्ज एरिया पे जाएंगे, तो हम स्मॉल एरिया से स्टार्ट हुए तो शेयरिंग को स्मॉल एरिया में किस तरह पॉसिबल बनाएंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये देखा कि अगर विदिन लैन भी करेंगे तो मुझे मेरा ऊपर से डेटा आ रहा है, उसको मैंने मुख्तलिफ हिस्से बनाने हैं, उसको ट्रिम करके छोटा साइज बनाना है, और उस छोटे साइज को हम जब फर्स्ट लेयर पे फ्रेम कहते हैं, और फ्रेम के अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स होंगी जिसमें एक एरर डिटेक्शन का होना लाजमी है, जो ये बताया कि जैसी फ्रेम हमने भेजी थी आया वैसी पहुंची भी है या नहीं। दूसरा सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस बताए, और ये भी बताया कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और इसकी इतनी कैपेसिटी हो कि ऊपर वाली लेयर का डेटा भी हम होल्ड कर सकें, ठीक है। ये तो विदिन लैन होगा, लेकिन जब हम एक लैन दूसरे लैन के साथ आपस में बात करने की कोशिश करेगी तो वो कंपैटिबिलिटी का इशू आ रहा था। यहाँ अगर टोकन रिंग लगी हुई है, वहाँ इथरनेट लगी हुई है, तो दोनों के फ्रेम साइज ही डिफरेंट है, दोनों के स्टैंडर्ड डिफरेंट है, ठीक है। इथरनेट को 802.3 कहता है IEEE वाला, और जो टोकन लेंगे शायद उसको 802.5 कह रहा है, तो इसका ये मतलब चीज़ें डिफरेंट है, तो आपस में कंपैटिबल नहीं है। तो दो डिफरेंट लैंड्स को आपस में कंपैटिबल बनाने के लिए हमें अलग डिवाइस चाहिए जो हम लगाते हैं, उसका नाम राउटर है, जो इस काबिल बनाता है कि जो फ्रेम आप यहाँ से भेजते हैं वो वहाँ तक रिसेप्शन के काबिल हो जाते हैं। तो फिलहाल हमने अपने पहले 2 लेक्चर्स में इसको समझने की कोशिश की। अब हम थोड़ा और डीप जाएंगे, हम रहेंगे उसी लैन पे कि लैन के अंदर फर्दर क्या हो रहा है और इंफॉर्मेशन किस तरह शेयर हो रही है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जब आप लैन में कम्युनिकेट करते हैं तो इस तरह का आपकी लैपटॉप से फ्रेम निकलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। असल में ये ईथरनेट होता है, असल में ये लैन होती है, यहाँ पे सारी कोडिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हर चीज़ यहाँ इंप्लीमेंट होनी होती है, ये असल में लैन है। होता क्या है, आज इसको देखेंगे कि ये आज इतना अहम क्यों है, जिस लैपटॉप को उठाएं, जिस डेस्कटॉप को उठाएं वहाँ पे NIC लगा होगा। पूरी दुनिया में कोई भी अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई जिसने इसको है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी इतनी यूबिक्विटस एप्लीकेशंस आई हैं कि इसको रिप्लेस करना मुश्किल हुआ। अल्टरनेट्स हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इसी को ही यूज़ किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो इस हिस्से को देखेंगे, इस हिस्से में क्या होगा। जैसे आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये आपका NIC कार्ड था, ठीक है, ऊपर से डेटा का नाम आया, यहाँ से फ्रेम बन के निकला, और ये लोकल एरिया नेटवर्क था, और यहाँ पे लिंक क्या था, शेयर था, ठीक है। तो ये लिंक लेयर पे इस पे प्रोटोकॉल्स लगे हैं। जैसे अभी खालिद ने लास्ट टाइम मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सर ये बताएं एक्सेस मीडिएशन क्या है, तो अब उसको हम देखेंगे कि ये लैन के अंदर क्या होता है, लैन से बाहर नहीं क्या है, ठीक है। सिर्फ लैन से बाहर एक चीज़ ये बताई कि 2 लैन को कंपैटिबल बनाने के लिए राउटर की ज़रूरत है जो एक नया हैंडल लगाने के लिए। अब लैन के अंदर देखेंगे डेटा शेयरिंग किस तरह इस जगह।
वो रियल टाइम पे एनआईसी कार्ड सब कुछ कर रहा होगा। मीडिया एक्सेस कंट्रोल आ गया, ठीक है जी। अब ये समझना है कि लैन के अंदर जो मीडिया है, मीडिया क्या है, वायर है, कॉपर हो सकता है, ऑप्टिकल हो सकता है, जो भी जो यहाँ पे वायर है कि मीडिया है, यहाँ पे जो इधर से भी फ्रेम आ रही है, अगर लेट्स को डीएसएल की एग्जांपल लें, छोटी सी लैब 10-20 लैपटॉप्स होंगे, तो वो जब इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो उधर ट्रैफिक को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। असल ये चीज़ समझने की है कि लैन के अंदर जो ट्रैफिक आ रही है उसको किस तरह कंट्रोल करना है, गीगा में है, मेगा में है, कुछ तो कंट्रोल का निज़ाम होगा। तो उस चीज़ को हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रेमिंग को ही सबसे पहले थोड़ा सा देखा, हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। जिससे हमने देखा पहले कि फ्रेम है, उसमें सोर्स एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन वेरिएबल, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें ये भी पता है कि फिजिकल एड्रेस है वो फ्लैट होते हैं, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वर्चुअल नहीं है। तो ये बस वो बात कर रहे हैं जब हम तो अब तक हमने इससे पहले फ्रेमिंग को देखा था। अब फ्रेमिंग तो हमारी फ्रेम तो बन गई, उसमें इतनी इंफॉर्मेशन भी आ गई कि जब यहाँ से भेजते हैं रिसीवर पहचान जाता है कि कहाँ से आई है। एरर डिटेक्शन की भी बात आ जाती है, ठीक है। एरर करेक्शन की नहीं है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्ट हो रहा है लेकिन एरर करेक्ट अभी नहीं। एरर करेक्शन की अपनी टेक्निक्स हैं। फिलहाल हम अपने इस लेयर के हेडर को इस काबिल बना रहे हैं कि जब रिसीवर पे जाए उसको ये पता चल जाए ये फ्रेम ठीक थी या गलत थी, ठीक है। उसके लिए सियासी यूज़ कर रहे हैं। अब इस पूरे लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे, जब मेरे लैपटॉप से फ्रेम निकली और इस जो लोकल एरिया नेटवर्क था, चाहे वो WLAN है, चाहे वो मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है, तो जब फ्रेम उधर आती है, अगर 10 यूज़र हैं, अगर 10 यूज़र हैं, 10 एक ही वक्त में यूज़ कर रहे हैं और कनेक्शन है 10 MB एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो जो डेटा शेयर हो रहा है वो किस तरह होगा, किसको ज़्यादा बैंडविड्थ मिलेगी, किसको कम मिलेगी, कौन सा कोलिजन आएगा। जब 10 लोग शेयर कर रहे हैं शायद ज़्यादा हो, कोलिजन भी तो आएगा। कौन सा मैकेनिज्म है उस कोलिजन से निकालेगा हमें। ये तो नहीं है कोलिजन में सारे बैठ जाएंगे, चौक हो जाएगा नेटवर्क, नहीं। तो निज़ाम है लैन के अंदर, तो उसको कौन डील करेगा, सारे तुम्हारी वाली बात। अब उसको देखेंगे, क्लियर है। मैंने ये कहा जो लैन के अंदर शेयर्ड मीडिया है, जो बस की फॉर्म में है, जब डेटा उधर जाता है उधर किस तरह कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको स्टडी करेंगे कि वहाँ पे क्या होता है लैन के अंदर। हम लैन पे तब ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल पहले वो दे रहा है, वो कह रहा है देखें मल्टीपल एक्सेस क्या है, हमने कहा एक्सेस मीडिएशन। तो जब इस लेक्चर का स्टार्ट होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया कोई भी हो सकता है, उधर जो एक्सेस दी जा रही है उसको कंट्रोल किस तरह करना है। ऐसे तो नहीं हो सकता लैन भी हो और कंट्रोल ना हो। देखें एग्जांपल लेते हैं, अगर ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अगर एक वक्त में एक बात करेगा तो समझ आएगी, यही बात है। मतलब ये दो लोग हैं आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ आएगी, लेकिन अगर एक वक्त में दोनों ही बात करने लग जाए तो दोनों को समझ आएगी। तो मल्टीपल एक्सेस जब होगी तो उसको भी तो देखा जाएगा। इसी तरह जब आपकी ये शेयर्ड मीडिया है, यहाँ पे शेयर्ड मीडिया होगा, मीडिया कहता है वायरलेस, ठीक है। तो एग्जांपल दे रहा है कि एक्सेस जो है मल्टीपल दी जा रही है, लेकिन किस तरह दी जा रही है, उसका मिस यूज होगा, नहीं समझ आएगी। यहाँ पे भी दी जा रही है एक डिफरेंट अंदाज से, तब जाके वो मीडिया की शेयरिंग होती है। ये सैटेलाइट की और उसकी बात करें। इसी तरह जब आप वाईफाई की बात करेंगे 802.11, जब आप वायरलेस से कनेक्ट होते हैं, इस पर भी पूरा हमारा पूरा एक वीक का लेक्चर होगा, देखेंगे वहाँ पे किस तरह दी जाती है, ठीक है। और फिर जब आपका शेयर मीडिया जो हम अभी वायर्ड लैन हम वायर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वायर्ड से फिर हम वायरलेस करेंगे। तो पहले ये समझेंगे अगर ये वाला भी डेटा भेज रहा है, ये लेयर है इस तरफ आ रही है, दोनों साइड से है ना, टू एंड फ्रो हो रहा है, तो वो किस तरह होता है। सारी बैंडविड्थ एक को तो नहीं दी जाती, कोई तो साइंस होगी, कोई तो मैथ्स होगी, कोई तो लॉजिक होगी, कोई तो एल्गोरिथम होगा जो इसको। तो एक बात तो समझ आ गई, जो मीडिया है, जो सेलुलर सिस्टम में चैनल्स बने होते हैं, ठीक है, या तो टाइम की बेस पे या एक्सेस दी जा रही है कॉल की, या तो टाइम की बेस पे या फ्रीक्वेंसी की बेस पे या कोड्स की बेस पे। 3G में कोड आ जाती है, सीडीएम में आ जाती है, ठीक है। दूसरी कौन सी हो सकती है, रैंडम एक्सेस। तीसरी कौन सी हो सकती है, राउंड टेबल में क्या होता है, आपके पास टोकन होता है, जिसके पास टोकन होगा वो बात करेगा। मतलब देखें अगर जिसे हम क्लास में कहते हैं बंदा हाथ खड़ा करेगा तो वो बात करेगा, ऐसा ही है टीचर्स को अलाउ करना, बट जिसके पास टोकन है वो डेटा भेज सकता है।
वो रिसीव। इसी तरह टोकन रिंग भी होती है, ठीक। सेलुलर सिस्टम में क्या होता है, आपको फ्रीक्वेंसी होती है, अगर 10 फ्रीक्वेंसी से 10 एक वक्त में 10 लोग बात कर सकेंगे, ठीक। अगर 11वीं, अगर आपके पास 11वीं चैनल की फ्रीक्वेंसी नहीं है तो 11 वाले बंदे को कॉल नहीं मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है? अब तीसरी टेक्निक रैंडम एक्सेस है। इसमें ना तो चैनल डिवाइड होते हैं और ना ही इसमें क्या होता है कोई डिटर्मिनिस्टिक मेथड ऑफ टोकन होता है। इसमें एक रैंडम है, आप रैंडमली आते हैं, रैंडमली आपको चैनल की एक्सेस मिलती है, कभी ज़्यादा मिलेगी कभी कम। तो आप एज ए डिज़ाइनर लैन को डिज़ाइन कर रहे हैं, आप एज ए डिज़ाइनर लैन को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों में कौन सी टेक्निक लगाएंगे? आप पार्टीशन करेंगे, हम डेटा की पर्सपेक्टिव बात कर रहे हैं, ठीक है। आप चैनल्स पार्टीशन को यूज़ करेंगे, आप डिटर्मिनिस्टिक मेथड यूज़ करेंगे, रैंडम मेथड यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे? वो क्यों? पार्टीशन सोच के बताएं। मेरा पास 10 MB का कनेक्शन है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने यूजर्स को सपोर्ट कर लूँगा? 10 ही होंगे। तो उसके ऊपर मुझे किसी को कंट्रोल करने के लिए बैठाना होगा, जैसे हम सेलुलर सिस्टम में यूज़ करते थे, MSC होती थी, वो फ्रीक्वेंसी एलोकेट करती थी, सही है ना? आपके लिए तो इस तरह नहीं होता, कोई पुलिसमैन होता है, सिर्फ आपको बैंडेज दे दी जाती है, ये लीजिए आपकी बैंडेज, बस बाकी काम खुद आपका ये सब कर रहा होता है, यही बात है। और जो दूसरी टेक्निक है रैंडम एक्सेस, होती रैंडम एक्सेस है, आप आते हैं जाते हैं, आपको मसला ही नहीं होता। चैनल में करेंगे बहुत सी प्रॉब्लम कॉस्टली हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन यूटिलिटी नहीं बढ़ेगी। हम मेरे पहले लेक्चर में आपको बताया, हम नेटवर्क की जो इंटरनेट की सबसे खास बात है वो ये है स्केलेबल है। आपके 10 यूजर है 20 यूजर है, इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर एकदम 20 यूजर्स कॉल करने लगते हैं, आपकी जो सेलुलर नेटवर्क है तो वो बैठ जाता है। लेकिन इंटरनेट ऐसी चीज़ है, वो उस अगर एकदम ज़्यादा लोग भी आ जाए, कुछ ना कुछ स्पीड किसी ना किसी को फिर भी मिल जाती है। उसकी रीजन क्या है कि वो रैंडमली काम करता है, ना डिटर्मिनिस्टिक होता है और ना वो पार्टीशन होता है, वो रैंडमली है। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर तो बिलियंस ऑफ पैकेट्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं एक वक्त में, तो हम सिर्फ लैन पे हैं, तो वो है भी रैंडम, तो फिर कैसे होता है? कि कौन सा ऐसा जादू है जो उस रैंडम एनवायरनमेंट को, उस रैंडम सारे स्ट्रक्चर को रैंडमनेस निकाल देता है? ये असल में मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो रहा है, मीडिया की एक्सेस दी जा रही है, किस तरह दी जा रही है और रैंडमनेस से दी जा रही है। अब उस रैंडमनेस को किस तरह कंट्रोल करेगा तो हम पढ़ेंगे, क्लियर है? इसको देखते हैं। इससे पहले आपने, क्योंकि सेलुलर टेलीकॉम इंजीनियर्स हैं, तो जो आपने एक्सेस कंट्रोल के मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं सेलुलर में देखे होंगे, FDMA, TDMA, CDMA, और अगर आप देखें अगर वायरलेस की बात करें, आज सिस्टम से वायरलेस भी पढ़ रहे हैं, तो वायरलेस की जो फिदा होगी थी वो लोहा से हुई, ठीक है। वो वायरलेस का एक्सेस में सबसे पहले बताता था कि वायरलेस में किस तरह एक्सेस दी जाएगी, ठीक है। और जो आपकी जो लैन के अंदर यूज होता है दुनिया में बहुत ज़्यादा इसकी यूटिलिटी है, वो CSMA है, ठीक है। फिर इसके अपग्रेड होगी CSMA, कुलियन डिटेक्शन आया, कुलियन तो जिस तरह रैंडम के मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं, वायरस में देखें तो लोहा, ठीक है। तो CSMA ने भी वहीं से ही नॉलेज ली है, वहीं से कॉन्सेप्ट लेके उसको वायर्ड में इम्प्लीमेंट किया है। तो आप देखेंगे कि लैन के अंदर जो वायर्ड के प्रोटोकॉल हैं उसके अंदर जो ये रैंडमनेस है कि किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है हमारे डेटा शेयरिंग यूजिंग CSMA। तो रैंडम एक्सेस मैप प्रोटोकॉल क्या होगा, उसकी बेसिक जो थीम है, बॉटम लाइन को क्या करेगा? सबसे पहले देखिए, जब आप ट्रैफिक भेज रहे हैं, एक ही बस टोपोलॉजी है, आप ट्रैफिक जा रही है, तो अगर कोई और ट्रैफिक नहीं है तो आपका रिसीवर को पहुंच जाएगी, ऐसा ही है। यस सर। लेकिन जब दूसरी साइड से कोई और भी भेजेगा तो क्या होगा? क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं रैंडमनेस से सबसे बड़ा और पहला प्रॉब्लम क्या आएगा? क्लियर। तो मेरा प्रोटोकॉल, मेरा एल्गोरिथम, मेरा स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए कि क्लियर को क्या करे? डिटेक्ट करे या क्लियर को अवॉइड करे। जब ये क्लियर डिटेक्शन हो गई, ये क्लियर अवॉइडेंस हो गई, तो मेरी ट्रांसमिशन लाइव है। क्लियर?
ज़्यादा क्लियर है? तो मैं जो प्रोटोकॉल बनाऊंगा एज ए डिजाइनर बात करूं, अगर जो आप लोग प्रोटोकॉल बनाएंगे तो वो इस काबिल होना चाहिए वो कोलिजन को डिटेक्ट करे, कोलिजन से डिटेक्शन के मुराद कोई बंदा दूसरी तरफ से भेजे तो उसको डिटेक्ट देख सके, और अगर कोलिजन आ जाता है तो उसे रिकवर किस तरह हो सके, ये टोटल लेयर में होगा। और उसकी एग्जांपल क्या है? लो है सीएसएम में कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन अवॉइडेंस। जो सबसे पहले जो ये चीज जो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हुआ था, जो टेक्नोलॉजी थी, वो 8 ईथरनेट थी, जो मैंने अभी बताया एनआईसी था, स्टार्टिंग में इस तरह था, ठीक है। हाँ सीबल लगा होता था, स्पेशल होते हैं यूनाइट का सोने से इसको सब देखेंगे। IEEE में ईथरनेट को क्या कहते हैं? 802.3। अगर इसकी एग्जांपल लें जो 1780s में आई थी ईथरनेट, ये 10/5 थी। 5 से मुराद 500 मीटर तक इसका डिस्टेंस होता था, उससे कम डिस्टेंस की फैसिलिटेट करती थी, और 10 MB का स्ट्रिंग कनेक्शन होता था, ठीक है। इसको थिक नेट भी कहते थे, ईथरनेट की जगह थिक नेट कहते थे। इसमें क्या होता था? एक टर्मिनेटर होता था, एक उधर वेबसाइट टैग होती थी, इसका दूसरा ट्रांसीवर भी होता था, ये MAU भी होता था, ठीक है, ये ऐसे यूनिट भी होता था, और यहाँ पे ईथरनेट का एडाप्टर भी होता था, इसको टाइपिंग यूनिट इंटरफेस भी कहते थे। ये करता था, ये सिग्नलिंग देखता था। क्या देखता था? सिग्नलिंग भेज तो नहीं रहा, आ तो नहीं रही, और यहाँ पे सारा एल्गोरिथम लगा होता था, ये इसको डिटेक्ट करता था, इसको बताता था, तो इस तरह डिटेक्शन होती थी। फिर और ये यहाँ पे कोएक्सियल लगी, कोएक्सियल है, जो आपकी पुराने टाइम में टीवीज होती थी ना, वो 17.5 ओम की होती थी, और ये 50 ओम की होती थी। इससे फर्क ये था, इस कोएक्सियल में और उस कोएक्सियल में। उसके बाद थिक नेट आई, थिन नेट आई, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि 10/2 आया, उसमें जो यहाँ पे था अब वो हाँ जो और उसका सेगमेंट की लेंथ लेस देन 200 होगी, ठीक है, 200 मीटर। मैंने जस्ट ये बताया लैन के अंदर शेयरिंग होती है, ठीक, और जो वो शेयरिंग होती है उसकी कुछ साइंस एल्गोरिथम है, कुछ माइंडसेट है, उसका नाम CSMA रख दिया, ठीक। उसकी हमने बात नहीं की, लेकिन जो दुनिया में स्टैंडर्ड बन गया सबसे पहले उसका नाम था ईथरनेट, उसको IEEE 803 किया है। अब उसके 3 स्टैंडर्ड्स देखें फिजिकली, 10/5, 10/2 और ट्विस्टेड पेयर जो यूज होती है, और उसको हम नॉर्मली NIC भी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और जो इसके अंदर जो शेयरिंग को पॉसिबल बनाता है वो ये एल्गोरिथम है। अगली क्लास में हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे।